नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूथ कंपटीशन टाइम्स मुख्य सेविका का प्रैक्टिस सेट है और यह प्रैक्टिस सेट संख्या 22 है। अगर इसके पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी मुख्य सेविका यूथ कंपटीशन टाइम्स प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। इसमें कुल 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 क्वेश्चन आपके अपने प्रश्न पत्र में भी होंगे जब आप परीक्षा देंगे। तो कुल 25-25 क्वेश्चन करके ही मैं प्रैक्टिस सेट कराता हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं, प्रारंभ करते हैं। और रोज़ रात में 9 बजे 9 PM पर लाइव टेस्ट होता है। वह लाइव टेस्ट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वह सुपर क्लास है और उसकी PDF भी आपको मिलती है। तो प्रतिदिन आज कल 9 PM पे हुआ था लाइव टेस्ट यूपी मुख्य सेविका का, अब बहुत ही बढ़िया व्याख्या के साथ होता है। तो आप लोग प्रतिदिन 9 PM पर एक्टिव रहिएगा और लाइव टेस्ट जो होता है यूट्यूब पर होता है, तो ध्यान रखिएगा 9 PM पर प्रतिदिन होता है। प्रश्न 26 देखिएगा, भारत में मातृवंशी परिवार पाए जाते हैं। तो भारत में मातृवंशी परिवार कहाँ पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने, तो जल्दी बताइए। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। भारत में मातृवंशी परिवार दक्षिण भारत के मालाबार के नायरों और असम में खासी व गारो जनजातियों में पाए जाते हैं। तो दक्षिण भारत के मातृवंशी दक्षिण भारत में कहाँ पाया जाता है? मालाबार के नायरों में और असम में खासी व गारो जनजाति में यह पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 27 देखिएगा, भारतीय शास्त्रों के अनुसार स्त्री धन किसे कहते हैं? स्त्री धन किसे कहते हैं? समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो प्रश्न 27, स्त्री के विवाह के समय या विवाह के बाद स्त्री की जो उपहार दोनों पक्षों द्वारा प्रदान किए जाते हैं उसे ही भारतीय शास्त्रों के अनुसार स्त्री धन कहा जाता है। तो यह ध्यान रखिएगा, विकल्प ए जो है वह आपका सही है। प्रश्न 28 देखिएगा, वेस्टरमार्क ने बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारक किसे माना है? वेस्टरमार्क ने बहुपति विवाह का सबसे महत्वपूर्ण कारक माना है लिंग अनुपात में असमानता को माना है, लिंग अनुपात में असमानता को माना है। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 29 देखिएगा, यहाँ आपको सम्मिलित करना है, तो आइए सम्मिलित करते हैं। दहेज निषेधता अधिनियम 1961, ये मैं कई बार दोहरा चुका हूँ। दहेज निषेधता अधिनियम जो है 1961। हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। इस तरह से आप लोग सम्मिलित कर लीजिएगा। यह अधिनियम मतलब यह जो नियम बने थे वह इस सन में बने हुए थे। प्रश्न 30 देखिएगा, निम्नलिखित भाषाओं में कौन सी संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? नेपाल कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है ये आपको बताना है। तो 30 का बी, अवधी जो है यह 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, अवधी। तो विकल्प बी जो है वो आपकी सही है। तो देखिए 8वीं भाषा भारतीय भाषा की 8वीं अनुसूची में अवधी भाषा जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। 8वीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाएं कुल शामिल हैं और मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। पहले तो इसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन समय समय पर कुछ भाषाओं को ऐड किया गया। जैसे 1967 में सिंधी भाषा को ऐड किया गया और 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी आदि भाषाओं को ऐड किया गया। फिर 2003 में मैथिली, संथाली और डोगरी और बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को ऐड किया गया। तो इस तरह से समय समय पर ऐड किया गया है भाषाओं को। और पहले 14 भाषा थी, अब 22 भाषाएं हैं। और इसमें संस्कृत भाषा नहीं, इंग्लिश भाषा नहीं है, अंग्रेजी भाषा इसमें ऐड नहीं है, यह भी ध्यान रखिएगा। यह भी आता है परीक्षा में। अगर ऑप्शन आएगा कौन भाषा नहीं है तो यहाँ पर अंग्रेजी भी उसी भाषा में है जो अनुसूची में नहीं है। प्रश्न 31 देखिएगा, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में मनाही है। तो क्या मनाही है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में? सप्रवर विवाह, सगोत्र विवाह, सपिंड विवाह या उपरोक्त सभी? तो उपरोक्त सभी होगा, विकल्प डी, उपरोक्त सभी। नहीं, क्षमा करिएगा, सपिंड विवाह। देखिए विकल्प सी जो होगा सपिंड विवाह, यह आपका मनाही है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में सपिंड विवाह की मनाही है।
माता एवं पिता दोनों पक्षों से 3-3 पीढ़ियों के सपिंडों में परस्पर विवाह पर रोक लगा दी गई है, परंतु किसी समूह की प्रथा या परंपरा द्वारा यह स्वीकृत है तो ऐसा विवाह वैध माना जाएगा। तो विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रश्न 32 देखिएगा, जनसंख्या घनत्व के सिद्धांतों से कौन संबंधित है? तो 32 का डी दुर्खिम जो है वह जनसंख्या घनत्व के सिद्धांत से संबंधित है। 32 का डी। तो देखिए, दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन का प्रत्यक्ष संपर्क जनसंख्या घनत्व से है। इसके अनुसार जनसंख्या का बढ़ना श्रम विभाजन के विकास का कारण बन जाता है। तो विकल्प डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 33 देखिएगा, परिवार कल्याण कार्यक्रम की किन सेवाओं को RCH सर्विसेज के नाम से चलाया जा रहा है? तो 33 का ए, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को। 33 का ए, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सन 1997 में आरंभ किया गया प्रजनन एवं बाल विकास स्वास्थ्य कार्यक्रम परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत चलाए जाने वाला कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर कम करना और प्रजनन स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है। प्रश्न 34 देखिएगा, जनजाति समुदाय आदिकालीन धर्म को मानता है जिसे समाजशास्त्री बोलचाल में कहा जाता है। तो प्रश्न 34 का ए सही है, टोटकावाद। जनजाति समुदाय आदिकालीन धर्म को मानता है जिसे समाजशास्त्री बोलचाल में टोटकावाद कहा जाता है। विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 35 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक समस्या है? 35 का डी, सामाजिक समस्या का अस्पृश्यता मतलब छुआछूत जो है एक सामाजिक समस्या है, ये आप जानते ही हैं। प्रश्न 36 देखिएगा, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, सिगार इत्यादि के सेवन से किस प्रकार का मादक द्रव्य प्राप्त होता है? तो 36 का डी, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, सिगार आदि के सेवन से निकोटीन मादक द्रव्य प्राप्त होता है जो फेफड़ों के लिए अत्यंत हानिकारक है। निकोटीन प्राप्त होता है, इन सभी मादक द्रव्यों में निकोटीन प्राप्त होता है। तो विकल्प बी। प्रश्न 37 देखिएगा, नशा मुक्ति केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं प्रदान करते हैं? तो प्रश्न 37 का डी ऑप्शन सही है आपका। उपयुक्त सभी मतलब परामर्श, मेडिकल सहायता और यौगिक आसन, ये सभी सुविधाएं प्रदान करते हैं नशा मुक्ति केंद्र। 37 का डी ऑप्शन सही है। प्रश्न 38 देखिएगा, मद्यपान और मादक द्रव्य व्यसन समस्याएं हैं मुख्यतः, ये क्या हैं? 38 का ए ऑप्शन सही है, झुग्गी झोपड़ियों की। ये जो मद्यपान और मादक द्रव्य व्यसन समस्याएं हैं यह झुग्गी झोपड़ियों की समस्याएं हैं। प्रश्न 38 का ए, 38 का जो ए है वो आपका सही है। मादक द्रव्य एवं व्यसन की समस्याएं मुख्यतः झुग्गी झोपड़ियों की समस्याएं हैं। झुग्गी झोपड़ियां शहरों में अवस्थित ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें निम्न स्तर का आवास व्यवस्था होता है। एक मलिन बस्ती सदैव एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें एक से अधिक आवास होते हैं। डिक्सन के अनुसार झुग्गी झोपड़ियां मलिन बस्ती नगर के उस भाग को कहते हैं जहां पर मकान रहने योग्य न हो, जहां का वातावरण नागरिकों के स्वास्थ्य एवं उनकी नैतिकता के लिए हानिकारक हो, जहां निम्न आर्थिक स्तर पर उच्च अपराध दर पाई जाती हो। तो ये सभी झुग्गी झोपड़ियों के उदाहरण होते हैं। तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 39 देखिएगा, सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जिसके लिए व्यक्तियों के सकारात्मक मूल्य होते हैं उन्हें कहते हैं। तो 39 का सी ऑप्शन सही है, विकास। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जिसके लिए व्यक्तियों के सकारात्मक मूल्य होते हैं उन्हें कहा जाता है विकास। विकल्प सी। प्रश्न 40 देखिएगा, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत कौन सा साधन नहीं माना जाता है? तो 40 का सी ऑप्शन, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत कौन सा साधन नहीं माना जाता है? सी, विकल्प सी, धर्म जो होता है औपचारिक नियंत्रण का साधन नहीं है, यह अनौपचारिक नियंत्रण का साधन होता है, धर्म, परिवार, जाति। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 41 देखिएगा, लोगों अथवा समूहों का निम्न अवस्थितियों से उच्चतर अवस्थितियों पर पहुंचना निम्नलिखित में से कौन है? तो प्रश्न 41 का डी, उन्नतशीलता। लोगों अथवा समूहों का निम्न अवस्थितिकरण से उच्चतर अवस्थितियों में पहुंचना निम्न में से क्या है? तो उन्नतशीलता है। तो विकल्प डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 41 का डी। प्रश्न 42 देखिएगा, माहवारी का स्थायी रूप से बंद होना है। तो 42 का बी, मेनोपाज।
महिलाओं में जब माहवारी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है तब उसे मेनोपाज कहा जाता है। यह 45 से 55 साल की यह अवस्था होती है। और मेनोपाज होने से महिला के शरीर में शारीरिक एवं मानसिक दोनों प्रकार में परिवर्तन होते हैं। महिलाओं में जब मेनोपाज होता है तब उन्हें अपने हार्मोन लेवल में हो रहे परिवर्तन को जांचने के लिए ब्लड या यूरिन टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। प्रश्न 43 देखिएगा, देर वयस्कता के दौरान घटते सामाजिक संपर्क के दो मुख्य दृष्टिकोण हैं। तो प्रश्न 43 का बी ऑप्शन सही है। 43 का बी ऑप्शन सही है। देखिए, तो लिसनिंग एंगेजमेंट सिद्धांत और एक्टिविटी सिद्धांत, यह देर वयस्कता के दौरान घटते सामाजिक संपर्क के दो मुख्य दृष्टिकोण क्या हैं? लिसनिंग एंगेजमेंट सिद्धांत और एक्टिविटी सिद्धांत, मतलब विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 44 देखिएगा, पेक्टिन पाया जाता है, पेक्टिन पाया जाता है 44 का बी, अमरूद में जो क्या होता है, पेक्टिन पाया जाता है। तो यह पेक्टिन क्या है वह मैं आपको समझा देता हूँ। पेक्टिन सामान्यतः जो होता है नींबू प्रजातीय फलों, अमरूद में, सेब में आदि में पाए जाने वाला एक पॉलीसैकेराइड है, मतलब एक स्टार्च होता है, स्टार्च पेक्टिन, जो इन फलों की कोशिका भित्तियों में पाया जाता है। यह पानी में घुलनशील होता है। इसे लगभग 220 फ़ारेनहाइट पर पकाकर उसमें साइट्रिक अम्ल और शुगर मिलाकर जेली बनाया जाता है, जिसका प्रयोग जेली या जैम बनाने के लिए एजेंट के रूप में किया जाता है। तो ये बहुत लंबा हो जा रहा है, बस इतना ध्यान रखें। पेक्टिन जो पाया जाता है वह अमरूद में पाया जाता है, अमरूद में भी पाया जाता है और सेब में भी पाया जाता है, और यह एक प्रकार का स्टार्च होता है, इतना ध्यान रखें। प्रश्न 45 देखिएगा, दही का खट्टापन किस जीवाणु के कारण होता है? दही का जो खट्टापन होता है वह किस जीवाणु के कारण होता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण, लैक्टोबैसिलस के कारण दही का खट्टापन लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण होता है। और लैक्टोबैसिलस प्रजातियां जो होती हैं, जो आमतौर पर मानव पाचन और मूत्र पथ में आ जाते हैं, उनका सेवन दस्त या आंत स्वास्थ्य के लिए किया जाता है। हाँ, वे शरीर में भोजन को तोड़ने और पोषक तत्वों को अवशोषित करने और खराब जीवों से लड़ने में मदद करते हैं। तो आप जानते हैं जो पाचन में भी दही का प्रयोग किया जाता है, तो बस वही है, दही का खट्टापन किस जीवाणु कारण होता है? लैक्टोबैसिलस कारण होता है। विकल्प ए जो है आपका सही है। प्रश्न 46 देखिएगा, गेहूं का चोकर उसकी किस स्तर में होता है? गेहूं का जो चोकर होता है उसकी किस स्तर में होता है? तो 46 का डी, पेरिकार्प, पेरिकार्प। अनाजों का बाह्य आवरण जो होता है उसे भूसी कहते हैं, भूसी। अनाजों का जो बाह्य आवरण होता है उसे भूसी कहते हैं, और गेहूं का चोकर उसकी पेरिकार्प स्तर में होता है। यह संपूर्ण अनाज के भार का 2.5%, मतलब जितना भी अनाज का, जैसे चावल है, गेहूं है, उसका जितना भी अनाज होता है उस अनाज के भार का 2.5% जो होता है वो पेरिकार्प होता है, उसे ही चोकर कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप जानते हैं लेबल होता है, जैसे ये जो ऊपरी बाह्य आवरण है उसे पेरिकार्प ही कहते हैं, और उसी पेरिकार्प को गेहूं और चावल का चोकर कहा जाता है। वो पेरिकार्प स्तर होता है, लेबल। प्रश्न 47 देखिएगा, FSSAI का पूरा नाम क्या है? FSSAI का पूरा नाम क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है, और यह खाद्य मंत्रालय के अधीन होता है। इसका पूरा नाम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। प्रश्न 48 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य में क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिज्म विषाक्त पैदा होने की संभावना हो सकती है? क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिज्म विषाक्त पैदा होने की संभावना हो सकती है। 48 का ए ऑप्शन सही है, कम अम्लीय खाद्य पदार्थ में, कम अम्लीय खाद्य पदार्थ में। 48 का ए ऑप्शन सही है, कम अम्लीय खाद्य पदार्थ में। कम अम्लीय खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक के लिए डिब्बा बंद करने पर उसमें क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिज्म विषाक्त पैदा होने की संभावना हो सकती है। तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है। प्रश्न 49 देखिएगा, किशोरावस्था एक अवधि है, किशोरावस्था जो होती है एक अवधि होती है, तो कौन सी अवधि होती है? अत्यधिक संवेदनशीलता। देखिए, अत्यधिक संवेदनशीलता की अवधि होती है किशोरावस्था, और इसे आंधी और तूफान की अवस्था भी कहते हैं। तो विकल्प ए जो है वो आपका सही है।
प्रश्न 50 देखिएगा इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न शिशुओं की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है। शिशुओं की जो नाड़ी की गति होती है वह प्रति मिनट होती है 120 से 150 बार प्रति मिनट होती है। तो शिशुओं की जो नाड़ी की गति होती है 120 से 150 बार पर मिनट होती है। वयस्क बच्चियों की नाड़ी की गति कितनी होती है? 72 बार धड़कता है हृदय, आप जानते हैं। और शिशुओं में 120 से लेकर 150 तक बार हृदय धड़कता है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपी मुख्य सही का यूथ कंपटीशन टाइम्स प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, सो वीडियो को देखिए। और प्रतिदिन 9 PM पर जो सुपर क्लास की लाइव चल रहा है यूपी मुख्य सही का, वह आप लोग जरूर देखें। लाइव टेस्ट होता है 9 PM पर। और मुझे बहुत ही अच्छा नहीं लगा कि लाइव टेस्ट में लिया हूँ और बहुत कम लोग लाइव आए हुए थे, जबकि मैंने टेलीग्राम पर बता भी दिया था आप लोग को। तो इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा, 9 PM पर लाइव आपको आना है तो आना है, इतना ध्यान रखें। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।